क्लासेज में आप सभी का भरपूर स्वागत है। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, पीछे की क्लास में हम देखे थे क्लास 12 की जो पॉलिटी है उसमें चौथा चैप्टर में हमने देखा था कि किस प्रकार से भारत का जो है संबंध दूसरे देशों के साथ, कैसे हमारे पड़ोसी देशों के साथ भारत का संबंध कैसा है, प्राचीन पहले कैसा था और कैसे वो बना, संबंध कैसे स्थापित हुआ और उसको लेकर क्या क्या तनावें जो है देखनी पड़ी, कौन कौन सी चुनौतियां जो है देखनी पड़ी, इन सब की हम चर्चा कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। वन शॉट रिवीजन है, इसमें एक क्लास में एक चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो इससे आप अपने एग्जाम की जो है दिन जो है बहुत कम है, तो इसमें आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि एक चैप्टर का रिवीजन एक दिन में हो जाएगा। एक मान के चलिए 1.5 से 2 घंटे में आपका चैप्टर जो है समाप्त। चलिए, तो इसे आप रिवीजन बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं और इसके साथ आपको PYQ भी सॉल्व करना है। चलिए, तो चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है 5वां, क्लास से आपकी 6ठी है। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है 5वां। चैप्टर का नाम क्या हो? तो चैप्टर का नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौती और पुनर्स्थापना। यानी कांग्रेस की जो प्रणाली रही उसकी जो चुनौतियां रही, वो कौन कौन सी चुनौतियां रही और उसका पुनर्स्थापना कैसे हुआ। जैसे हमने पहले जब चर्चा की थी कांग्रेस की, तो हम देखे थे कि लगातार जो है 3 बार यानी 15 सालों तक। क्या एक बार जब सरकार बनती है तो कितने सालों तक रहती है? तो 5 वर्ष तक। तो ये 3 बार लगातार सरकार बनी कांग्रेस की, तो यानी 15 वर्षों तक कांग्रेस का जो है दबदबा बना रहा, प्रभुत्व जो है उसका बना रहा। 15 वर्षों तक कांग्रेस का प्रभुत्व बना रहा है। लेकिन हुआ एक कि बाद में आगे चलकर 15 वर्ष के बाद कांग्रेस का जो पिछले वाला जो दबदबा था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। दबदबा जो है उसका रुतबा जो था पूरी तरह से खत्म हो गया और नई पार्टी जो है उभर कर आई सामने। नहीं, वही पुरानी वाली जो पार्टी थी विपक्ष में, वो उसकी सरकार बन गई। तो ऐसे करके कांग्रेस का जो दबदबा था समाप्त हो गया। लेकिन उसी दबदबा को इंदिरा गांधी ने पुनः स्थापित कर दिया। वही दबदबा को, वही रुतबा को पुनः स्थापित कर दिया इंदिरा गांधी को। तो इसलिए हमने यहाँ पे देखा है क्या है? पूर्ण स्थापना। तो इसकी हम चर्चा करेंगे कि पहले जो रुतबा था, पहले जो दबदबा था, उसको कैसे वापस लाया गया। चलिए, तो इसमें हम क्या क्या चर्चा करेंगे इसको देख लेते हैं टॉपिक में। तो पहले हम नेहरू के बाद राजनीति में क्या क्या बदलाव आए। नेहरू जब चले गए, जब उनकी मृत्यु हो गई, तो राजनीति ने कौन सी करवट ली, यानी उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ, उसकी हम चर्चा करेंगे। फिर आगे हम चर्चा करेंगे कि विपक्ष जो है, कांग्रेस की जो विपक्ष है, उन्होंने क्या प्रतिक्रिया अपनाई, कैसे कांग्रेस को चुनौती दिया, इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर आगे हम देखेंगे कि इंदिरा का इसमें क्या योगदान रहा, क्या प्रभाव रहा इंदिरा गांधी का इसमें। फिर कैसे जो है कांग्रेस की जो है पूर्ण वापसी हुई, कांग्रेस की जो दबदबा है, रुतबा जो है, ये कैसे वापसी हुई इसकी हम चर्चा करेंगे। ये 4 टॉपिक जो है इसकी हम चर्चा इसमें करने वाले हैं। चलिए, पहले तो कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह था वो क्या था? तो पहले जो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था, ये 2 बैलों की जोड़ी थी। क्या थी? तो 2 बैलों की जोड़ी, 2 बैलों की जोड़ी थी। बाद में जो अब जाकर क्या है, तो अब इसका जो है चुनाव चिन्ह है वो हाथ। एक हाथ नहीं, पैर बन रहा है। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पहले स्टार्टिंग में क्या था? तो स्टार्टिंग में 2 बैलों की जोड़ी थी, 2 बैलों की जोड़ी, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। चलिए, तो हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। स्टार्टिंग में कुछ फैक्ट्स है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ये फैक्ट्स है तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। पहले हुआ क्या कि कांग्रेस के जो
कांग्रेस थी उसमें आपस में ही मतभेद होने लगा। बाहर क्या चल रहा है उसको छोड़ो, आपस में ही मतभेद होने लगा, आपस में ही एक दूसरे की बनने नहीं लगी, एक दूसरे के विरुद्ध जो है लोग जाने लगे। तो इसमें क्या हुआ कि पहले कांग्रेस में नेहरू की जो है मतभेद हुआ किसके साथ, तो आचार्य कृपलानी के साथ, जो कि एक कांग्रेस के सदस्य रहे, उनके साथ मतभेद हुआ। तो कृपलानी ने क्या किया, कृपलानी ने कांग्रेस को छोड़ ही दिया, कांग्रेस को छोड़ दिया, कहा कि हम कांग्रेस में अब नहीं रहेंगे क्योंकि हमारी यहाँ किसी से बनती नहीं है, तो हम यहाँ रहे क्यों। तो कृपलानी ने क्या किया, आचार्य कृपलानी ने कांग्रेस को छोड़ दिया, कांग्रेस को छोड़ दिया। उन्नीस सौ 50 में क्या हुआ, तो 1950 में पटेल की मृत्यु, सरदार पटेल जो है वल्लभ भाई पटेल, उनकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ, ये आपको पता है कि जब 1946 में अंतरिम सरकार बनी थी, अंतरिम सरकार बनी थी, तो उस समय जो अध्यक्ष बनने वाले थे, जो लीडर बनने वाले थे, वो कौन बनने वाले थे, तो पटेल बन सकते थे, पटेल को ये जो है पदवी मिल सकती थी। लेकिन उन्होंने नेहरू भी बनना चाहते थे और पटेल भी बनना चाहते थे। गांधी ने किसका समर्थन किया, तो गांधी ने समर्थन किया नेहरू का। तो पटेल गांधी की बात मानकर वापस लौट आए, वो नहीं चाहे कि हम अब इस पदवी को संभालें, तो क्या कहे, तो वो वापस लौट आए। तो उस समय जब 1950 में पटेल की मृत्यु हुई, तो पटेल के जो समर्थक थे, जो नेता थे कांग्रेस में, और वो पटेल के समर्थक थे, पटेल की बातों को मानते थे, उनकी जो आज्ञाओं का पालन करते थे, उनके सिद्धांत पे चलते थे, उनको नेहरू के समर्थक ने और नेहरू ने क्या कर दिया, कांग्रेस से बाहर निकाल दिया, कहा कि अब तुम्हारे गुरु गए, तुम भी जाओ। इसके जो गुरु थे पटेल, उनकी मृत्यु हो गई 1950 में। तो उसके बाद उनके समर्थक जो थे, पटेल के समर्थक, उनको नेहरू के मंत्रियों ने क्या कर दिया, और नेहरू ने मिलकर कांग्रेस से बाहर कर दिया, जिसमें के.एम. मुंशी और आर.आर. दिवाकर भी शामिल है। मंत्रिपरिषद से बाहर कर दिया। 1949 में नेहरू की इच्छा के विरुद्ध जो है पुरुषोत्तम दास टंडन पार्टी के अध्यक्ष बने। कांग्रेस के जो अध्यक्ष है ये बने कौन, तो पुरुषोत्तम दास टंडन। इसके विरोध में नेहरू थे कि नेहरू चाहते थे कि ये जो पुरुषोत्तम दास टंडन जो है ये पार्टी का अध्यक्ष नहीं बने। क्यों, क्योंकि पटेल के समर्थन इसको प्राप्त था, इनको जो है पटेल का समर्थन प्राप्त था, और दोनों में जो है क्या, एक दूसरे को पसंद नहीं करते पटेल और नेहरू। तो इसलिए पटेल की मृत्यु हुई तो उसके समर्थक को निकाल दिया, और जबकि एक जो उसके समर्थक पुरुषोत्तम दास टंडन वो बन गए पार्टी के अध्यक्ष। तो नेहरू इसके विरोध में थे, नेहरू ये नहीं चाहते थे कि पुरुषोत्तम दास टंडन ये अध्यक्ष बने। तो इसी विचारधारा को लेकर इस मतभेद को लेकर ये जो पुरुषोत्तम दास टंडन है, इन्होंने 1951 में क्या कर दिया, तो पार्टी के जो अध्यक्ष थे, पद पर थे, वो पार्टी के अध्यक्ष के पद पर थे, तो उन्होंने त्याग कर दिया, इस्तीफा दे दिया, त्याग पत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया वहां पे। फिर जनवरी 1964 में भुवनेश्वर में नेहरू पहुंचे किसके पास, तो जेपी के पास। देखो 1951 में त्याग पत्र दे दिया पुरुषोत्तम दास टंडन ने। तो ये अब पहुंचे, नेहरू पहुंचे किसके पास, तो जेपी के पास, जयप्रकाश नारायण के पास। कहा कि आप जो है क्या हमारे साथ आ जाइए, कांग्रेस में पार्टी अध्यक्ष बनिए और हमें नेतृत्व कीजिए, हमारे साथ दीजिए। जेपी ने हाथ जोड़ लिया, कहा कि भाई साहब हम जो है राजनीति में नहीं आएंगे, हमें इससे दूर रखिए। क्या कहा उन्होंने, तो ये पहले पहुंचे भुवनेश्वर में, नेहरू पहुंचे जेपी के पास, जेपी के पास पहुंचे तो जेपी ने कहा कि हम सक्रिय राजनीति में नहीं आएंगे, हमें सक्रिय राजनीति में नहीं आना है, हमें इस राजनीति के जो दलदल है उससे हमें दूर ही रखिए, हमें जो राजनीति की दलदल है उससे हमें दूर ही रखिए, हम इसमें नहीं आएंगे। तो नेहरू की जो बात है उनको मानने से जेपी इनकार कर दिए। नेहरू लौट आए और 27 मई 1964 को नेहरू की मृत्यु हो गई। जब ये गए थे उस समय इनकी तबीयत जो है अस्वस्थ ही थी, ठीक नहीं थी, अस्वस्थ ही थी। उसी समय
जब ये हॉस्पिटल में थे तो वहीं से हो गए थे नेहरू जो है गए थे जेपी से मिलने गए थे उनसे हॉस्पिटल से ही। तो जब वो लौटे वहां से तो 27 मई 1964 में मृत्यु हो गई नेहरू की। जब उसकी मृत्यु हो गई तो पार्टी के जो बड़े बड़े नेता थे उसमें जो है क्या आपस में जो है लड़ने लगे कि नेहरू का पद कौन संभालेगा, कि अब प्रधानमंत्री का, अब प्राइम मिनिस्टर का पद जो है कौन संभालेगा, उसका पोजीशन अब कौन लेगा। इसमें जो है लेकर सब आपस में लड़ने लगे। तो इसमें दो चेहरा जो है देखने को मिला, एक मोरारजी देसाई और एक जगजीवन राम। एक मोरारजी देसाई और एक जगजीवन राम। हालांकि इसमें जो है गुलजारी लाल नंदा, ये गुलजारी लाल नंदा भी इसमें शामिल थे, लेकिन एक पार्टी अध्यक्ष जो कमराज है उनकी मनोदशा को समझकर इन्होंने समझा कि अभी जो है हमें ये कहना सही नहीं होगा कि हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो इन्होंने अपना पैर जो है पीछे कर लिया। लेकिन मोरारजी देसाई और जगजीवन राम दोनों जो है लड़ रहे थे किस लिए, प्राइम मिनिस्टर के पद पर जाने के लिए। तो पीछे आगे चलकर जगजीवन राम ने भी अपना पैर पीछे कर लिया, लेकिन मोरारजी देसाई को इनको शौक जो है चढ़ा था कि हम जो है प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। नशा जो है इनको लग चुकी थी कि हमें प्राइम मिनिस्टर बनना है तो बनना है। और हालांकि एक बार बने तो ऐसा झटका लगा देश को कि आप समझ ही नहीं सकते हो। इतना बड़ा जो है ब्लंडर किया, मिस्टेक एक साथ नहीं बोल सकते, ब्लंडर किया कि आप सोच ही नहीं सकते हो। चलिए, तो जब नेहरू की मृत्यु हुई 27 मई 1964 को, तो दो चेहरे जो है विरोध में उतरे, एक दूसरे के विरोध में कि हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, हम पीएम बनेंगे। एक जगजीवन राम और मोरारजी देसाई। उत्तराधिकार के मैदान में खुलकर ये दोनों उतर गए। पार्टी अध्यक्ष कमराज ने क्या किया, तो कमराज उस समय के कमराज पार्टी के अध्यक्ष थे। तो उन्होंने कहा कि ना तो हम मोरारजी देसाई को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, पीएम बनाएंगे, और ना ही जगजीवन राम को पीएम बनाएंगे। और गुलजारी लाल नंदा पहले ही वो पीछे हट चुके हैं, क्योंकि कमराज की मनोदशा को समझ चुके हैं कि वो चाह रहे कि अभी कोई नया चेहरा लाए, तो पीछे हट चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि ना तो हम आपको बनाएंगे पीएम, ना ही आपको बनाएंगे, हम बनाएंगे एक नए व्यक्ति को, जो कि कौन है, तो लाल बहादुर शास्त्री। क्यों? क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री के व्यक्तित्व से प्रभावित है कमराज, जो है उनके व्यक्तित्व से प्रभावित है, उनकी जो सादगी है, उनके जो सिद्धांत है, उनसे प्रभावित है। यहाँ पे दो तस्वीर है, एक केएम मुंशी की है, एक केएम मुंशी है और ये आपका आरआर दिवाकर है। चलिए, तो कमराज जो है ये जो शास्त्री के व्यक्तित्व से, उनके सादगी से, उनके सिद्धांत से प्रभावित है। क्यों? क्योंकि एक बात, जब वो रेल मंत्री थे, रेल मंत्री के पद पे थे शास्त्री, तो उस समय हुआ क्या, तो रेल दुर्घटना हुई, कई लोगों की मृत्यु हुई उसमें। तो शास्त्री ने कहा कि ये पद हमें दिया गया था, ये जो जिम्मेवारी है हमें सौंपी गई थी, जब हम, तो हमसे ये नहीं हो पाई, या हमारे जो है हाथ में जिम्मेवारी सौंपी गई और हमारे होते हुए ये घटना घट गई, तो इसलिए हम इस जिम्मेवारी के लायक नहीं है, हम इस पद के लायक नहीं है, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया इस पद से। तो उनके जो व्यक्तित्व है वो स्वच्छ है, उनके जो व्यक्तित्व है वो पूरी तरह से स्वच्छ है, कोई भी विवाद नहीं है, ना ही उनके कैरेक्टर पे कोई दाग है, कोई कह सकते हैं कि उनके लिए कोई विवाद ही नहीं है, उनको लेकर कोई विवाद नहीं। तो इनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर कमराज ने क्या किया, शास्त्री की जो है, शास्त्री को बनाना चाहा प्राइम मिनिस्टर। तो जून 1964 में शास्त्री ने अपना पदभार संभाल लिया। जून 1964 में शास्त्री को, मई में मृत्यु हुई 27 मई को, जून में
शास्त्री को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया और जून में उन्होंने क्या कर लिया, तो अपने पद पर लौट आए, प्राइम मिनिस्टर के पद पे चले आए। शास्त्री ने अपने प्रधानमंत्री परिषद में देसाई को शामिल नहीं किया। ये जो मोरारजी देसाई है, मोरारजी देसाई, इनको जब शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बने तो प्राइम मिनिस्टर की एक मंत्री परिषद होती है जो तरह तरह अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग काम सौंपे जाते हैं। किसी को खेल मंत्री बना दिया गया, तो किसी को रेल मंत्री, किसी को कृषि मंत्री, तो इस प्रकार से सौंपे जाते हैं। तो उसकी एक मंत्री परिषद होती है। तो उस मंत्री परिषद में कोई भी स्थान नहीं दिया गया मोरारजी देसाई को, कोई भी स्थान नहीं दिया गया। लेकिन जब वहीं पे इंदिरा बनती है प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने इनको वित्त मंत्री का स्थान दिया था। किसका स्थान दिया था, तो वित्त मंत्री का। वित्त मंत्री का स्थान दिया था इंदिरा ने, देसाई को क्या दिया था, तो वित्त मंत्री का स्थान दिया था। देसाई चाहते थे, जब इंदिरा की सरकार बनी, इंदिरा गांधी की, तो देसाई चाहते थे कि हमें होम मिनिस्टर बनाया जाए। क्या हुआ, हम प्राइम मिनिस्टर नहीं बने तो होम मिनिस्टर बनेंगे। क्या प्राइम मिनिस्टर नहीं बने तो क्या हुआ, होम मिनिस्टर तो बन ही सकते हैं ना। तो ये चाहते थे होम मिनिस्टर बने, लेकिन इनकी जो आग्रह थी, इनको मना कर दिया गया, इनको नहीं माना गया। कहा गया कि आप होम मिनिस्टर नहीं बन सकते हो, आप चाहो तो आप डिप्टी पीएम बन जाओ, जैसे अभी डिप्टी सीएम बन रहे हैं सब, वैसे आप डिप्टी पीएम बन जाओ। क्या उप प्रधानमंत्री, तो इन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया गया, डिप्टी पीएम, जो प्रधानमंत्री के ना होने पर उनके कार्यभार को संभालेंगे। प्रधानमंत्री के ना होने पर उनके कार्यभार को संभालेंगे। ये उप प्रधानमंत्री के पद पर उनको बैठाया गया। अभी कौन है डिप्टी पीएम, कोई भी नहीं। क्यों, क्योंकि ये पद ही समाप्त कर दिया गया 2004 में। 2004 में 23 मई 2004 को ये पद डिप्टी पीएम का, उप प्रधानमंत्री का जो पद है उसको समाप्त कर दिया गया। वो खाली है अब तक, तो अभी नहीं है। लास्ट अंतिम जो उप प्रधानमंत्री थे कौन थे, तो लाल कृष्ण आडवाणी। कौन थे, लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि 2002 से 2004 तक रहे। कब तक रहे, तो 2 वर्ष तक रहे, 2002 से 2004 तक ये रहे लाल कृष्ण आडवाणी। चलिए, तो ये फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है। अब आते हैं हम चैप्टर की जो मुद्दा है, मेन मुद्दा क्या है उसकी तरफ। तो पहले तो जब नेहरू की मृत्यु हुई, तो नेहरू की मृत्यु के बाद एक ही जो चुनौती सामने आई, क्या, तो उत्तराधिकार की चुनौती, कि नेहरू का पद जो है कौन लेगा, नेहरू की पोजीशन जो है कौन लेगा, नेहरू के स्थान पे कौन आएगा, नेहरू के स्थान पे कौन आएगा। क्यों, क्योंकि 1962 में, पहले तो 1952 में इलेक्शन हुआ, फिर पांच वर्ष बाद 57 में, फिर 5 वर्ष बाद 62 में। तो 62 में इलेक्शन हुआ और 64 में आप कैसे इलेक्शन करा सकते हो, 5 वर्ष चाहिए। तो अचानक ही, और इलेक्शन भी नहीं करा सकते हो और पद को भी खाली नहीं रख सकते हो आप। क्या, तो पद को भी खाली नहीं रख सकते हो, तो इसके लिए क्या चाहिए, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री किसी को बनाना होगा। तो 1962 में ये हुआ। 1964 में क्या हुआ, मृत्यु हो गई उसकी, नेहरू की। तो 1964 में किसको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, शास्त्री को। तो जब नेहरू की मृत्यु हुई, तो पहली तो चुनौती यही रही, उत्तराधिकार की चुनौती। इसको लेकर कई सारे जो है लोगों के मन में सवाल खड़े हुए, कई सारे सवाल खड़े हुए, जिसमें यही पहला सवाल यही कि नेहरू के बाद कौन, नेहरू के बाद कौन, फिर नेहरू के बाद देश का क्या होगा। क्या जो अगले जो प्राइम मिनिस्टर आएंगे वो लोकतंत्र कायम रख पाएंगे, अभी जो देश की जो स्थिति है, देश की जो समस्या है, उसको हैंडल कर पाएंगे। ये सब जो है लोगों के मन में तरह तरह की सवाल जो है खड़े होने लगे कि 1964 में नेहरू की मृत्यु हो गई, तो कई आशंकाएं उत्पन्न हुए कि नेहरू के बाद कौन आएगा, नेहरू के बाद इस देश का क्या होगा, इस देश का नेहरू के बाद लोकतंत्र कायम रहेगा।
क्या लोकतंत्र कायम रहेगा? ये सारी जो है बातें, आशंकाएं लोगों के मन में उत्पन्न होने लगी। क्या सेना की ऐसा न हो जाए कि कहीं जैसे पाकिस्तान में सेना ने कमांड जो है अपने हाथ में ले लिया, शासन राजनीतिक जो है सत्ता अपने हाथ में ले लिया सेना ने, वैसे ही कहीं भारत में ना हो जाए कि सेना राजनीतिक भूमिका में उतर जाए, ऐसा ना हो जाए कहीं। क्या नया जो नेतृत्व आएगा वो अभी की जो कठिनाइयां हैं उसका समाधान कर पाएंगे? इन सारी जो है ऐसे ऐसी जो है आशंकाएं लोगों के मन में उत्पन्न होने लगी। लेकिन ये सारी जो आशंकाएं, सारी जो है लोगों की जो है आशंकाएं दूर हो गई और एकदम ही शांतिपूर्ण तरीके से शास्त्री को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा गया। किस लिए खतरनाक दशक कहा गया? क्योंकि यहाँ पे गरीबी मौजूद थी, गैर बराबरी जो है मौजूद थी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन जो है मौजूद था, उस समय बेरोजगारी मौजूद थी और ये सब अभी अनसुलझ है। अभी इसका कोई भी उपचार नहीं हुआ है, ना तो गरीबी की उपचार हुआ है, ना तो बेरोजगारी का उपचार हुआ है और ना ही सांप्रदायिक क्षेत्रीय जो बंटवारे हुए उन सब के जो दंगे हैं, सांप्रदायिक दंगे हैं, इन सब को लेकर कोई भी उपचार नहीं हुआ और अभी प्राइम मिनिस्टर का देहांत हो गया। तो इसलिए इसे खतरनाक दशक बताया गया। 1960 के दशक को खतरनाक दशक बताया गया। खतरनाक दशक बताया गया। तो नेहरू के बाद शास्त्री को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया क्यों? क्योंकि ये निर्विरोध नेता के रूप में चुने गए। जब कहा गया कि शास्त्री को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा तो इनके विरोध में कोई नहीं आया कि नहीं, शास्त्री को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया जाए। क्यों? क्योंकि इनका व्यक्तित्व जो है स्वच्छ था, इनका जो सिद्धांत है, सादगी जो है, इनके कैरेक्टर जो है सबको पसंद आया। तो इनके विरोध में कोई नहीं आया इनके विरोध में। तो जब कोई नहीं टक्कर में तो कहा है डायरेक्ट बना दो पीएम। तो पीएम बना दिया गया और 1964 से 66 तक ये पीएम रहे। देखिए 64 से 66 तक। फिर ये गैप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्शन हुआ 62 से 67 में, अगला इलेक्शन होगा, ये चले गए 66 में, तो फिर एक साल गैप होगा। तो एक साल फिर तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर कोई आएगा। तत्कालीन यानी इलेक्शन जो है लोगों की, उस समय ऐसे में जो इलेक्शन होता है वो जनता नहीं चुनती है। जब ऐसे इलेक्शन होता है तो इसमें पार्टी में जो सदस्य होते हैं वही सब मिलकर किसी एक को खड़ा कर देते हैं, किसी एक को अपनी सहमति से खड़ा कर देते हैं, अपनी सहमति से वोट करते और एक को खड़ा कर देते हैं। तो ऐसे में पहले खड़ा किया गया किसको? आप कहोगे कि ये नेहरू गए कब? 27 मई को 1964 को। और शास्त्री बने कब? तो जून में। तो ये जो बीच का जो टाइम रहा, इसमें कौन रहा? इसमें क्या चल रहा था? तो इसमें भी प्राइम मिनिस्टर के पद को खाली नहीं रखा जा सकता। क्यों? तो इस समय खाली नहीं रखा जा सकता, इसलिए तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया था। फिर 1966 में देहांत हो गया शास्त्री का। तो और इलेक्शन हुआ कब? 67 में। तो इस साल भर में फिर किसको जो है प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था? तो इस समय तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इस समय भी गुलजारी लाल नंदा बने थे। गुलजारी लाल नंदा बने थे। चलिए, तो ये आप याद रखिएगा कि प्राइम मिनिस्टर के जो पद है उसको खाली नहीं छोड़ा जाता है। दो बड़ी चुनौती, जब शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बने तो इनको दो बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। दो बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहले तो यही कि नेहरू ने क्या कर लिया था, नेहरू का और चीन के जो प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई, उनके बीच जो है ब्रेकअप हो गया था। तो ब्रेकअप हो गया था
तो जो है ब्रेकअप हो गया था दोनों में। तो उस समय जो आतंक इतना फैला था कि आर्थिक कठिनाई आ गई थी। दोनों में ब्रेकअप हो गया था तो कठिनाई आ गई थी, आर्थिक कठिनाई आ गई थी। मानसून की असफलता मौजूद थी पहले से ही, खाद्यान्न में जो है संकट आ गया। तो ये समस्याएं पहले शास्त्री को सामना करना पड़ा। यानी जब चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ तो उस समय आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये सब मौजूद था, ये सब पहले से ही। क्यों? क्योंकि युद्ध हुआ है तो पैसे, संसाधन सब कुछ खर्च हुए होंगे। तो जो आर्थिक कठिनाइयां हैं वो एकाएक कैसे जो है सही हो सकती है? तो एक आर्थिक कठिनाइयां मौजूद है। फिर मानसून की असफलता है, उसी समय है मानसून जो है असफल है। फिर खाद्यान्न का संकट। तो पहली समस्या ये रही, चुनौती ये रही शास्त्री के सामने। दूसरी चुनौती ये रही कि भारत पाकिस्तान युद्ध, कि अभी एक युद्ध हुआ नहीं, दूसरा का युद्ध आ गया, भारत पाकिस्तान युद्ध। तो इन दोनों से निपटने के लिए शास्त्री ने एक नारा दिया। नारा क्या दिया? जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। जवान किसके लिए? तो जवान बॉर्डर पे युद्ध लड़ेंगे और किसान खेतों में अनाज उपजाएंगे। और इसी एक नारे से भारत की जो स्थिति है वो पहले से कई गुना बेहतर हो गई। पहले से कई गुना बेहतर हो गई। देखो यहां जो तस्वीर है, देखकर आप सोचो, विरोध में कोई नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति है, मोरारजी देसाई। प्राइम मिनिस्टर बनने का शौक है सबके विरोध में, तो विरोध में है और इधर ये विरोध कर रहे हैं। और यहाँ पे कमराज जो है इनको ताज पहना दिया, शास्त्री को ताज पहना दिया, लाल बहादुर शास्त्री को। चुपके से, कोई भी आवाज नहीं हुआ, डायरेक्ट इसको ताज पहना दिया। और ऐसा ही गांधी के साथ, इंदिरा गांधी के साथ भी हुआ। चलिए, तो लाल बहादुर शास्त्री के बारे में आप देखें कि कैसे प्राइम मिनिस्टर बने। थोड़ा इसके बारे में, इनके बारे में जान लो। क्यों? क्योंकि इनके बारे में जानना जरूरी है। जितने भी नेता का नाम आता है उनके बारे में आपको जानना जरूरी है। हालांकि यहाँ पे सबका हम डाल दिया, आप देख सकते हो। तो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे, पहले प्रधानमंत्री नेहरू, दूसरे प्रधानमंत्री शास्त्री रहे। 1930 में स्वतंत्र आंदोलन में भागीदारी की। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में मंत्री रहे। कांग्रेस पार्टी के महासचिव रहे थे, बन चुके हैं। 1951 से 56 तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री पद पर रहे। और इसी दौरान रेल दुर्घटना में जिम्मेवारी लेते हुए उन्होंने क्या कर दिया? तो रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। जय जवान जय किसान का नारा जो है इन्होंने दिया। चलिए, तो ये दिया। इनका जन्म हुआ था कहाँ? तो बनारस में, वाराणसी में। जिसे आप बनारस को वाराणसी में जन्म हुआ था, यूपी के वाराणसी में। वाराणसी में जन्म हुआ था। पिता इनके पेशे से क्या थे? तो पेशे से एक शिक्षक थे, शिक्षक थे। जन्म के 1.5 साल बाद, देखो, जन्म के 1.5 साल बाद पिता की मृत्यु हो गई। जन्म के 1.5 साल बाद पिता की मृत्यु हो गई तो माँ इनकी असहाय महसूस करने लगी। असहाय महसूस करने लगी तो उन्होंने अपने पिता के पास, यानी शास्त्री जी के नाना जी के पास हेल्प मांगी, मदद मांगी। तो उन्होंने अपने यहाँ बुला लिया और वहीं पे पालन पोषण हुआ इनका। वहीं पे पालन पोषण हुआ तो इनके साथ एक घटना घटी जो कि सामान्य घटना है। पहले तो एक शारीरिक रूप से एक छोटे कद जो है इनकी छोटी थी, नाटे कह सकते, नाटे थे और दुबले पतले थे। क्यों? भाई साहब, पोषण जो है सही नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि पोषण देने वाले नहीं रहे, पिता इनके नहीं रहे। तो इनका जो परवरिश है मिला जुला कर ठीक ठाक हुआ। मिला जुला कर ठीक ठाक हुआ कहने का अर्थ हुआ कि इनके माँ के पास, इनके माँ जो है असहाय महसूस करने लगी। इनके पिता जब इनकी उम्र 1.5 वर्ष थी उसी समय चल दिए थे। तो नाना जी के पास गए। नाना जी के पास जो हुआ उनसे उन्होंने हेल्प किया, जो हुआ हेल्प किया। तो जब बचपन में
ये अपने दोस्तों के साथ गए फूल तोड़ने। फूल तोड़ने गए, दोस्त इनके फूल तोड़ लिए। क्यों? क्योंकि वो लंबे थे, इनसे लंबे थे, फूल तोड़ लिए। और ये बेचारे नाटे रह गए, दुबले पतले, तो इनसे फूल टूटिए न रहा, फूल टूटिए न रहा है। कितना भी कोशिश कर रहा है, टूटिए न रहा है। कूद कूद के तोड़ रहे हैं, टूटिए न रहा। इतने में ही इसके दोस्त भाग गए और बागान मालिक जो है पहुंच गए, बगीचे के जो मालिक है वो पहुंच गए। तो पहुंच गए तो क्या होगा, समझ सकते हो क्या होगा? पीटना जो है शुरू कर दिया, पकड़ा और कूटना शुरू कर दिया। इतना कूटा, इतना कूटा, सोच ही नहीं सकते हो। तो इसने कहा कि मेरे पिता नहीं है इसलिए आप मुझे मार रहे हो। क्या कहा? कि मेरे पिता नहीं है इसलिए आप मुझे मार रहे हो, नहीं तो जैसे मेरे दोस्त चले गए वैसे मैं भी चला जाता। तो जो मार रहे थे बागान मालिक, बगीचे के जो मालिक थे, मार रहे थे, उनकी आंखों में आंसू हो गए, आ गई इनकी जो बात है सुनकर। और कहा कि जब तुम्हारे पिता नहीं है तो तुम ऐसे काम क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पिता नहीं है तो तुम्हारे सर पे जिम्मेवारी बहुत बड़ी आ गई है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ गई है। तो तुम्हें ये बचकाने हरकत करने से, ये सब गलत काम करने से दूर रहना होगा। ये गलत है, किसी से बिना पूछे उसकी वस्तु को छूना, ये सब गलत है। तो इस सब से दूर होना होगा, तुम्हें सही राह पे चलना होगा, क्योंकि तुम्हारे पिता नहीं है, तुम्हें संभालने वाले कोई नहीं है। तो ये सुनकर बेचारे और रोने लगे शास्त्री जी, कि पहले से पीट दिया, आप जो है ज्ञान दे रहा है, पहले पीट दिया, अब ज्ञान दे रहा है, ऐसा ज्ञान दे रहा है कि अब कह रहा है कि खेल, ये जो बचकाने हरकत है सब बंद करो। तो वहीं से इन्होंने जितने भी गलत काम है, जितने भी समय का वेस्ट है, ये सब छोड़ दिया उन्होंने, और अनुशासन में रहना, सही तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करना, इन्होंने यहीं से शुरू कर दिया, यहीं से शुरू कर दिया। और यहीं से इनके कैरेक्टर जो है एक नई रुख ले ली और स्वच्छ कैरेक्टर, जिसका परिणाम आप देख सकते हो कि इसके विरोध में जब ये प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट में इनका नाम आया, जब ये चुने गए कि प्राइम मिनिस्टर के पद पर इनको लाया जाए, तो विरोध में कोई नहीं था। क्यों? यही कारण रहा। चलिए, तो देख लिए शास्त्री के बारे में। तो इससे आपको ये पता चलता है कि आपको महान नेताओं सबकी, इन सबकी जीवनी आपको पढ़नी चाहिए। जीवनी से आपको पता चलता है कि जो आपकी समस्या है, आपकी जो कष्ट है, उनसे कई ज्यादा गुना जो कष्ट है लोग सह चुके हैं, उनके आगे आपकी जो कष्ट है इतनी सा भी नहीं है। तो इसलिए जीवनी पढ़नी चाहिए, इनसे आपको उत्साह मिलती है ताकि आप लाइफ में कुछ कर सको। शास्त्री के बाद अब इंदिरा। तो पहले तो नेहरू के बाद शास्त्री, अब शास्त्री के बाद इंदिरा। देखो, शास्त्री की मृत्यु हुई थी ये 1966 में हुई थी। शास्त्री की मृत्यु 10 जनवरी 1966 को मृत्यु। हालांकि उनकी मृत्यु जो है, कहा जाता है कि उनकी मृत्यु सामान्य मृत्यु नहीं थी, मर्डर किया गया था, उनका मर्डर किया गया था। शास्त्री के बाद अब इंदिरा, कि इंदिरा जब नेहरू के बाद जो है, नेहरू जब उनका निधन हुआ तो उत्तराधिकार के लिए दो जो है चेहरे सामने आए, एक मोरारजी देसाई और एक जगजीवन राम। जगजीवन राम पीछे लौट आए। क्यों? क्योंकि चेहरा किसका रहा? तो चेहरा रहा शास्त्री जी का, और मोरारजी देसाई को पीछे कर दिया गया। ये पीछे लौट आए नहीं, पीछे इनको कर दिया गया। अब फिर वही सेम सिचुएशन कि अब शास्त्री के बाद देश का क्या होगा, शास्त्री के बाद उत्तराधिकार कौन होगा, कि आगे जो आएंगे वो अभी की जो समस्याएं, अभी की जो कठिनाइयां हैं उनको संभाल पाएंगे। ये चुनौती जो है, ये आशंकाएं जो है फिर सामने आ गई, और बहुत ही आसानी से इस समस्याओं की जो आशंकाएं हैं इनको भी दूर किया गया। शास्त्री की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का सवाल जो है पुनः उठ गया, और टक्कर दो के बीच हुआ, इंदिरा गांधी के बीच और मोरारजी देसाई और इंदिरा के बीच जो है टक्कर हुआ। तो मोरारजी देसाई के और इंदिरा गांधी के बीच टक्कर हुआ। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गई
और मोरारजी देसाई रेस में पीछे ही रह गए। हालांकि मोरारजी देसाई उस समय बंबई प्रांत के सीएम रह चुके थे, मुख्यमंत्री रह चुके थे बंबई के। पहले मुंबई का नाम बंबई था, तो बंबई के प्राइम मिनिस्टर जो है मुंबई के सीएम रह चुके थे और केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री रह चुके थे। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने क्या किया, मोरारजी देसाई को भनक भी नहीं लगने दिया और चुपके से इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। हमने आपको बताया कि ये जो ऐसे सिचुएशन में जो प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है तो इसमें जनता को वोट नहीं देना पड़ता। जनता वोट देगी कब? 5 साल के अंतराल में। और अचानक बीच में अगर प्राइम मिनिस्टर का देहांत हो गया या फिर कुछ घटनाएं हुई तो उसमें जब प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है तो मंत्री परिषद में जो सदस्य होते हैं वही आपस में चुनाव करके आपस में सहमति से किसी नए चेहरे को खड़ा कर देते हैं, अपने ही सदस्य में से किसी एक को प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। तो दोनों जो है उत्तराधिकार के लिए संघर्ष दोनों के बीच छिड़ गया था। पार्टी के जो बड़े बड़े नेता थे उन्होंने चुपके से क्या कर दिया, इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने बना दिया इसको प्राइम मिनिस्टर और 2/3 से अधिक सांसदों ने क्या किया था, तो 2/3 से अधिक सांसदों ने इंदिरा को सपोर्ट किया था 2/3 से अधिक। इंदिरा गांधी की अगर बात करें तो 1966 से 67 तक और फिर 1966 से 77 तक और फिर 1980 से 84 तक ये प्रधानमंत्री रह चुकी है। यहाँ पे 85 हो जाता, 84 इसलिए क्योंकि 1984 में इनकी मृत्यु हो गई। इनका जो है हत्या कर दिया गया। ये युवा कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में स्वतंत्र आंदोलन में भागीदारी रही इनकी। स्वतंत्र आंदोलन जो चल रही थी, स्वतंत्रता आंदोलन, उसमें इनका भागीदारी रहा। 1958 में कांग्रेस की अध्यक्ष रही 1964 से 66 में शास्त्री के मंत्रिमंडल में जो है केंद्रीय मंत्री में रही, केंद्रीय मंत्री के में मंत्री पद पर रही। इनका नारा क्या रहा? गरीबी हटाओ। नारा याद रखना, शास्त्री का नारा जय जवान जय किसान, इंदिरा का नारा गरीबी हटाओ। 1971 में युद्ध में जीत का श्रेय और प्रिवी पर्स की समाप्ति, बैंकों की राष्ट्रीयकरण और आणविक परीक्षण तथा पर्यावरण संरक्षण के कदम उठाए इन्होंने क्या किया, तो पहले तो युद्ध जीता 1971 का और प्रिवी पर्स जो है बड़े बड़े जो नेता है उसकी दबदबा को समाप्त कर दिया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया कि बैंक जो है सब सरकार के अंडर रहेंगे और आणविक परीक्षण किया और पर्यावरण संरक्षण के लिए इन्होंने कदम उठाए। जवाहरलाल नेहरू की पुत्री है, 31 अक्टूबर 1984 को इनकी हत्या कर दी गई। चलिए, तो जब इंदिरा को जब प्राइम मिनिस्टर बनाया गया तो सब जो है क्या रेस में थे कि हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन पार्टी के जो बड़े बड़े नेता थे उन्होंने चुपके से इंदिरा को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री रही है। इनका जो ये फेमस इसलिए रही क्योंकि इनका जो डिसीजन था वो स्ट्रिक्ट रहता था, कठोर निर्णय के कारण ये प्रसिद्ध हुई, फेमस हुई। तो जब चौथा आम चुनाव हुआ जब 1967 में, तो चुनाव का संदर्भ उस समय ये रहा कि उस समय चुनौती क्या रही, चुनाव के समय उस समय मुद्दा क्या रहा। जैसे अभी बिहार में अगर इलेक्शन हो रहा है तो अभी क्या मुद्दा उठाते हैं लोग कि बिहार में फैक्ट्री नहीं है, बेरोजगारी है, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। तो इस सब ये जो मुद्दा है, ये जो फैक्ट है, ये उठाया जाता है। तो उस समय फैक्ट क्या थे जिसको लेकर अपनी जो है जीत सुनिश्चित किया जा सके।
तो पहले तो उस समय आर्थिक संकट था, उसको दूर करना, कि अगर आपको नेता बनना है तो पहले उस समय आपको पहले ये वादा करना पड़ेगा कि आप आर्थिक संकट को कम करोगे, मानसून की जो असफलता है उससे उसको लेकर, किसानों के लेकर उसके लिए कुछ नए प्रावधान आप लाएंगे, कुछ सहायता करेंगे। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी हो गई थी, गंभीर खाद्य संकट और खेती की पैदावार में गिरावट हो गई थी। ये सब जो है था कि आर्थिक संकट पहले से है, मानसून की सफलता भी मौजूद है, विदेशी मुद्रा भंडार, जो विदेशी मुद्रा जो है हमारे पास जो है विदेशी मुद्रा, वो लगभग खत्म हो चुकी है। अगर आप अमेरिका से जाओगे कुछ खरीदने तो आपका रुपया वो लेगा नहीं, वो लेगा आपसे डॉलर, तो आपको विदेशी मुद्रा रखना पड़ता है। तो जो विदेशी मुद्रा है उसका भंडार जो है कमी हो गई, उसमें लगभग समाप्त हो गया। गंभीर खाद्य संकट हो गई है और खेती की जो पैदावार है उसमें कमी आ गई है। तो ये समस्या है, उस समय ये जो आर्थिक संदर्भ, चुनाव के लिए ये संदर्भ जो है मौजूद थी। इन सब को लेकर इंदिरा गांधी ने पहला कदम उठाया, एक या कि पहले $1 यानी 5 रुपया होता था, पहले $1 यानी 5 रुपए, और इंदिरा गांधी ने $1 को 7 रुपए कर दिया, 7 रुपए। खूब आलोचना हुई इनकी, विरोध हुआ इनका खूब, जो है कहा गया कि कैसी प्राइम मिनिस्टर है, भेजा काम नहीं कर रहा, अपनी जो है पैसे की जो वैल्यू जो है कम कर रही है, कि पहले जो $1 5 रुपए होता था अब वो $1 7 रुपए होने लगा, 2 रुपए जो है हमारी जो है गया। तो खूब इनकी आलोचना की गई, आलोचना की गई खूब। फिर भी इन्होंने अपने जो निर्णय है उसको वापस नहीं लिया। आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ और महंगाई बढ़ी। जब ये पैसा का जब अवमूल्यन किया गया तो इससे क्या हुआ, आर्थिक जो है संकट उत्पन्न हुई, पैसा समाप्त हुआ, पैसा जो धीरे धीरे खत्म, तो इससे आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ, महंगाई जो है बढ़ने लगी, महंगाई बढ़ने लगी तो महंगाई बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। तो ये सब स्वाभाविक है कि खाद्यान्न संकट, इस सब की समस्याएं जो है अपने आप आता चला जाएगा। तो लोग इस विरोध में उतर गए, लोग आलोचना करने लगे, विरोध में उतर गए, और इसको लेकर अक्सर जो है बंद होने लगे, बंदी पड़ने लगे, हड़ताल होने लगे अक्सर, और यहाँ तक कि दंगे भी होने लगे, यहाँ तक कि दंगे भी होने लगे। साम्यवादी और समाजवादी पार्टी ने व्यापक समानता के लिए संघर्ष छेड़ दिया। गंभीर हिंदू मुस्लिम दंगे भी इसी समय स्टार्ट हो गए, हिंदू मुस्लिम में भी दंगा शुरू हो गया। सरकार ने इसे कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं माना। सरकार ने कहा कि ये कानून व्यवस्था की कोई दिक्कत है, ये जनता की वधा, कहा कि इसमें हमारी कोई इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपको जो है ये चल रहा है कि आपके यहाँ आर्थिक संकट आ गया है, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी हो गई, इससे हम ये हमारी जो इसमें कोई गलती नहीं है। प्रशासन इसको संभाल नहीं पा रही, प्रशासन जो है इस समस्या को संभाल नहीं पा रही है। तो ये कहकर बात को टाल दिया। जब 1967 में चुनाव हुआ तो वहां आप देख सकते क्या स्थिति क्या रही। ये जो पीले वाले जो एरिया है, ये वो एरिया है जहां पे कांग्रेस को बहुमत मिला, और ये वो एरिया है, लाल वाले जो एरिया है, रेड वाले, वो है जहां पे कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। तो कहां पे बहुमत मिला, पहले तो ये जम्मू कश्मीर में बहुमत मिला इनको, पूर्वोत्तर में बहुमत मिला, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मैसूर, इन सब इलाकों में बहुमत मिला। कहाँ नहीं मिला, तो नीचे केरल के एरिया में इनको बहुमत नहीं मिला, और बीच वाले जो एरिया है इसमें बहुमत नहीं मिला।
कर्पूरी ठाकुर, यहाँ पे इनके बारे में दिया गया है, आप पढ़ लीजिएगा। लोकतंत्र की त्रासदी के ऐसे उदाहरण से भरा पड़ा है जब जन समर्थन की लहर की पोते अथवा किसी लोकतांत्रिक संगठन के बल पर सत्तासीन हुआ नेता राजनीतिक आत्ममोह का शिकार हो जाता है और चरित्रहीन चाटुकार दरबारियों की बातें में जीने लगती है। ये जो है लाइन कही गई है, ये लाइन कही गई है। तो ये लाइन किसके द्वारा कहा गया? तो एस निजलिंगप्पा के द्वारा कहा गया। इनके द्वारा कहा गया कि जब लोकतंत्र में कोई भी नेता अपने जो सलाहकार होते हैं, अपने जो साथ, अपने संगठन में जो मंत्री होते हैं, उनकी बातों पे आने लगता है, अपनी जो सोचने की शक्ति जो है खो देता है और उन्हीं की बातों पे चलना लगता है, तब वो क्या हो जाते हैं? तो ऐसे में सरकार जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है, ये कहा गया। और इसमें इंगित किया गया किसकी तरफ? तो इंगित किया गया इंदिरा गांधी की तरफ, यानी इशारा डायरेक्ट था इंदिरा गांधी की तरफ कि इंदिरा गांधी खुद निर्णय नहीं ले रही है, इंदिरा गांधी की सरकार बनेगी तो जिन्होंने उन्हें पीएम बनाया है उन्हीं का बात मानेंगे, जो नेता उन्हें पीएम बनाए हैं उन्हीं का बात मानेंगे। और हालांकि जो नेता थे वो प्राइम मिनिस्टर उनको इसीलिए बनाए थे। कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर इसलिए बनाए थे क्योंकि वो समझते थे इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया, उनको नाम दिया गया था उनके द्वारा। कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता है जिसे सिंडिकेट कह सकते हैं, सिंडिकेट यानी बड़े बड़े जो नेता कांग्रेस के, तो उन्होंने इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया नाम दिया था। क्या दिया था नाम? तो गूंगी गुड़िया। गूंगी गुड़िया कि अब ये कुछ करेगी नहीं, ये जो हम कहेंगे वही करेगी, हमारे इशारों पे ये काम करेगी, हमारे इशारों पे काम करेगी। तो ये सोचकर उन्होंने क्या कर दिया था? तो इंदिरा को प्राइम मिनिस्टर बना दिया था। प्राइम मिनिस्टर बना दिया था क्योंकि ये सोच रहे थे कि फायदा तो हम ही को होने वाले हैं, पीएम रहे कोई और, फायदा तो हम ही को होगा, कोई भी हो पीएम। क्या जब ये बात हमारा मानेगी तो फायदा तो हम ही को होगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ वही जो होना चाहिए था। क्या होगा? जो होना चाहिए था। इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया? तो उन्होंने पार्टी के सदस्यों को की बातों को मानने से इनकार कर दिया और अपने अनुसार उन्होंने निर्णय लेना शुरू कर दिया। तो कहा गया कि गूंगी गुड़िया अब बोलने लगी है। क्या? तो यहाँ पे एक शब्द है गैर कांग्रेसवाद। गैर कांग्रेसवाद क्या है? गैर कांग्रेसवाद क्या है? सिंपल सा, कांग्रेस से जो अलग है वही गैर कांग्रेसवाद है। क्या? कांग्रेस के जो विरोधी है, कांग्रेस से जो अलग है वही तो गैर कांग्रेसवाद का सिद्धांत हो गया। तो कांग्रेस विरोधी दल एकजुट हो गए। क्या हुआ कि कांग्रेस के जो विरोधी थे, जो कांग्रेस की विरोधी पार्टी थे, जो कांग्रेस से निकले, कांग्रेस को छोड़ दिए थे, जो नेता जिन्हें निकाला गया था, जो अपनी इच्छा से निकले थे, जिन्हें निकाला गया था, और जो विरोधी थे पहले से, सब मिलकर एक संगठन बना लिए। एक संगठन बना लिए, कांग्रेस विरोधी मोर्चा। क्या बनाया? कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया और चुनाव का तालमेल जो है करने लगा कि कैसे हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और राम मनोहर लोहिया इसके अध्यक्ष रहे, गार्जियन इसके रहे, और इसे उन्होंने कांग्रेसवाद का नाम दिया। क्या दिया? तो कांग्रेसवाद का नाम दिया। और उन्होंने तर्क दिया कि ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस का ये जो शासन है ये अलोकतांत्रिक है। कैसी है? तो अलोकतांत्रिक है, इसमें गरीब लोगों की हित के खिलाफ है। ये जो है गरीब लोगों के हित की रक्षा नहीं करती है, बल्कि ये पूंजीपतियों की हित की रक्षा करती है। पूंजीपति के हित की रक्षा करती है, तो इसलिए गैर कांग्रेसी दलों को एक साथ आना जरूरी है। ये बोल रहे हैं राम मनोहर लोहिया कि जितने भी गैर कांग्रेसी दल है वो सब एक साथ आ जाए, ताकि
गरीबों को उसके हक मिल सके, लोकतंत्र को वापस लाया जा सके। ये तर्क दिया गया राम मनोहर लोहिया के द्वारा। चुनाव का जनादेश कैसा रहा? तो चुनाव के परिणाम से कांग्रेस को राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर गहरा धक्का लगा। इलेक्शन 1967। उन्नीस सौ सड़सठ में हुआ क्या? तो 1967 में हुआ क्या? जो 1967 में जो आम चुनाव हुआ उसमें हुआ क्या? तो लगातार कांग्रेस जो है क्या दबदबा था, लेकिन इसी समय हुआ क्या कि कांग्रेस की दबदबा समाप्त हो गई। कांग्रेस की दबदबा जो है समाप्त हो गई। कांग्रेस की दबदबा समाप्त हो गई और कांग्रेस को राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर गहरा धक्का लगा। गहरा धक्का लगा मानो एक भूकंप आ गया हो। भूकंप आ गया हो और उसके पैर के नीचे से जमीन जो है घिसक गई हो, ऐसा झटका लगा उसे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस विरोधी जो थे, कांग्रेस विरोधी जो थे वो टक्कर जो है दे रहे थे कांग्रेस को, और इसको लेकर कांग्रेस को कई क्षेत्रों में उनको हार का सामना करना पड़ा। राजनीतिक भूकंप की संज्ञा इसे दी गई। मंत्रिमंडल के आधे मंत्री चुनाव हार गए। लगभग कांग्रेस के मंत्रिमंडल के लगभग जो है आधे मंत्री चुनाव हार ही गए, एक भी सीट नहीं मिला। तमिलनाडु में कामराज, महाराष्ट्र में जो है एसके पाटिल और पश्चिम बंगाल में अतुल्य घोष, बिहार में जो है केवी सहाय, इन सबको जो है मुंह की खानी पड़ी। इन सबको हार का सामना करना पड़ा। 9 राज्यों में सत्ता कांग्रेस को हाथ से निकल गई। कांग्रेस के हाथ से 9 राज्यों में जो है सत्ता निकल गई पूरी तरह से। पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, केरल, यूपी और मध्य प्रदेश, इन 9 राज्यों में जो है क्या, तो कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस की सत्ता जो है नहीं बनी। 7 राज्यों में बहुमत नहीं मिला और 2 राज्यों में सरकार नहीं बनी। ये जो 9 राज्य थे उसमें 7 राज्यों में बहुमत नहीं मिला और 2 राज्यों में सरकार ही नहीं बनी। अगर आप बात करें गठबंधन की, तो 1967 में ही गठबंधन का जो है स्वरूप देखने को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि हमने बताया कि आपको कांग्रेस के जितने भी विरोधी थे, विपक्ष थे, और जितने भी कांग्रेस से निकले हुए नेता थे या फिर जिसे निकाल दिया गया था, सब एकजुट हो गए, संगठित हो गए। तो उन्होंने मिलकर एक संगठन बनाया जिसे गैर कांग्रेसवाद कहा गया। क्या कहा गया? गैर कांग्रेसवाद। तो गठबंधन जो है इसका स्वरूप आपको 1967 के आम चुनाव में देखने को मिल सकता है। 1967 के चुनाव में गठबंधन की परिघटना जो है सामने आई। गैर कांग्रेसी पार्टी मिलकर संयुक्त विधायक दल बनाया। जो गैर कांग्रेसी पार्टी है उन्होंने मिलकर एक अपना दल बनाया। गठबंधन में होता क्या है? एक से अधिक पार्टी मिलकर बहुमत को प्राप्त करती है और सब अपनी सहमति से किसी को अध्यक्ष बना देती है, अपनी सहमति से। तो ऐसे में गठबंधन से क्या होता है? गठबंधन से फायदा भी है, घाटा भी है। क्या फायदा है? फायदा यही है कि आपको बहुमत नहीं मिला तो आप दूसरी पार्टी के साथ मिलकर, दोनों मिलकर क्या बहुमत प्राप्त कर सकते हो, तो आप सत्ता में आ सकते हो। तो ये आपका फायदा हुआ। घाटा क्या होगा? तो घाटा यही होगा कि उसमें आपने गठबंधन से सरकार बनाया है, तो कोई भी फैसला लेना है तो सोच समझ कर लेना पड़ेगा। जहां कहीं भी आप हीरो बनने की कोशिश करोगे
कहीं के नहीं रहोगे। क्या सबके सहमति से आपको फैसला लेना पड़ेगा। जैसे ये जो कुर्सी है आपको दिख रहा है, सिंपल सा, अगर आपको गठबंधन समझना है तो सिंपल सा एक कुर्सी समझो, कुर्सी समझो, एक कुर्सी है। एक कुर्सी जो है इसके चार घोड़े, चार पैर होते हैं इसके, दो आगे दो पीछे, चार पैर है। तो इस कुर्सी पर एक व्यक्ति रहेगा जो पीएम सीएम बना रहेगा। केंद्र में होगा तो पीएम, राज्य में होगा तो सीएम, तो ये बना रहेगा। और यहाँ पे क्या होगा कि इसकी जो चारों कुर्सी है वो किसी एक की कुर्सी नहीं है, चारों जो है अलग अलग पार्टी की कुर्सी है, सब मिलकर एक कुर्सी बनाया। चारों पैर जो है, एक कुर्सी एक है लेकिन चारों पैर अलग अलग पार्टी की है। अगर किसी ने भी एक भी कुर्सी का एक भी पैर जो है घसका यहां से, क्या ये यहाँ जो व्यक्ति बैठे रहेंगे वो बचेंगे? यहाँ जो व्यक्ति बैठे रहेंगे वो बचेंगे? नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे। तो गठबंधन जो है यही होता है कि सब मिलकर, कई पार्टी मिलकर एक पार्टी बनाती है, एक संगठन बनाती है और बहुमत जो है प्राप्त करती है। तो इसमें अगर कोई भी निर्णय लेना होता है तो वहां पे सबकी सहमति से लेनी पड़ती है। तो जब सबकी सहमति से लेनी पड़ती है तो कई बार आपका निर्णय जो है क्या, आप दबाव में पड़ जाते हो। तो जब दबाव में पड़ जाते हो तो उस समय देश को घाटा भी हो सकती है आपकी फैसले से, क्योंकि आपका जो फैसला है वो निष्पक्ष नहीं है। फैसला जो है दबाव में लेकर, दबाव में आपने फैसला लिया। तो गठबंधन की सरकार जो है इससे घाटा भी है, फायदा भी है। फायदा यही है कि आप सत्ता में आ गए आसानी से, लेकिन घाटा यही है कि आपकी सत्ता कभी भी जा सकती है। थोड़ा भी अनबन हुआ, एक तू मैं हुआ एक दूसरे के साथ, गया। चलिए, तो गठबंधन के बारे में आप समझ गए। अब एक टॉपिक आया क्या, तो दल बदल। दल बदल जो है, दल बदल क्या है, क्या है दल बदल? क्या है दल बदल? तो दल बदल यानी आप एक पार्टी में हो, एक पार्टी में हो और दूसरी पार्टी में आप उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चल गए। एक दल में पहले हो, इस दल में हो, एक दल में पहले हो, एक दल बी है। आप पहले किस में थे? दल ए में, और आप चले गए दल बी में। तो ये तो दल को बदल लिए हम। तो दल बदल, दल बदल करेगा कब? लालच, एक ही तो है लालच, तभी तो दल बदल करेगा। वो आपको क्या लालच देगा, किस लिए लालच देगा? कि हम आपको उच्च मंत्री का पद देंगे, बहुत बड़ा जो पद देंगे हम आपको। चाहो तो आप प्राइम मिनिस्टर का ही पद ले लो, हमारी पार्टी में आ जाओ। कब देगा? जब आपको वोट की जो है, वोट ज्यादा मात्रा में पड़ी है, आपको जो है सीट ज्यादा मात्रा में पड़ी है, तब आपको लालच देगा। और लालच देता है तो जो फिसल जाते हैं तो ये दल बदलू कहलाते हैं। जैसे चलिए, तो दल बदल क्या है? तो किसी खास दल के चुनाव लड़े और जीत जाए। किसी खास दल से हम चुनाव लड़े, किसी दल में शामिल हुए और हम जीत गए, और जीतने के बाद, चुनाव जीतने के बाद इस दल को छोड़कर दूसरे दल में हम चले गए, वही दल बदल कहलाया। कि
अगर हम चुनाव लड़ने से पहले, जीतने से पहले हम चले गए तो दल बदल में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमें सीट ही नहीं मिला था, हमें वोट ही नहीं मिला था और हम चले गए तो उसमें नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। जब हम जीत गए और सरकार बनी हुई है, हमने मिलकर एक सरकार बनाया और सरकार बनी हुई है और उसमें से हम चले गए दूसरे दल में, तो जो पहले जिसकी सरकार बनी हुई थी उसकी सरकार गिर जाएगी, जिसमें हम गए उसकी सरकार बन जाएगी। तो ऐसे में और गए तो ऐसे में सरकार उसकी बन जाएगी। तो यही दल बदल कहलाएगी कि किसी खास दल के चुनाव लड़े, किसी खास दल से हम चुनाव लड़े और जीत गए, और चुनाव जीतने के बाद इस दल को छोड़कर हम दूसरे दल में चले गए, वही क्या कहलाएगा? तो ही दल बदल कहलाएगा। इससे कांग्रेस को 3 राज्यों में हार का सामना करना पड़ा, एक हरियाणा में, यूपी में और मध्य प्रदेश में। हरियाणा के जो विधायक है गयालाल, ये एक ऐसे व्यक्ति है जिसने 15 दिनों में 3 बार दल बदल किया। दल बदलू जो है महादल बदलू है। 15 दिन में 3 बार, 5 दिन में 1 बार, 5 दिन एक दल में रहे, 5 दिन अगले 5 दिन एक दल में और अगले 5 अगले दल में। तो ऐसे 15 दिन में जो है 3 दल में जो है ये गए, इसलिए इनको कहा गया आयाराम गयाराम। नामकरण इनको कहा किया गया इनका आयाराम गयाराम। दल बदल को आप इस कार्टून के माध्यम से समझ सकते हो। कार्टून के माध्यम से जो छवि है यहाँ पे, ये क्या कर रहा है? ये पार्टी का अध्यक्ष है, एक पार्टी ए का अध्यक्ष है, ये पार्टी बी का अध्यक्ष है। ये अपने अपने सांसद को केंद्रीय लेवल पे हम समझा रहे हैं, ये अपने अपने जो पार्टी के जो सदस्य है, अपने अपने पार्टी के सदस्य को ले जा रहे हैं, अपने अपने पार्टी के सदस्यों को ले जा रहे हैं। और ये यहाँ पे अपने अपने पार्टी के सदस्यों को ले जा रहे हैं। यहाँ पे ये लालच दिया, कहा कि आओ हमारे यहाँ, हम तुमको बड़े मंत्री का पद देंगे, एकदम चाहो तो तुम प्राइम मिनिस्टर का पद ले लो, प्राइम मिनिस्टर का पद ले लो। ये इसको आ गया लालच, तो ऊपर से ही छलांग लगा दिया, कहा कि चलो हम आप ही के पार्टी में चलते हैं। अब इसको क्या होगा? इसका वजन जो है घट जाएगा क्या आप काम से। तो इसके कारण क्या होता था कि कोई भी सरकार लंबे समय तक नहीं टिक पाती थी। आज उसमें दल बदल हुआ, आज अभी उसकी सरकार बनी, फिर वहां से वहां गया उसकी सरकार बनी। कि आप पहले किस में थे? ए में, आप बी में चले गए तो बी की सरकार बनेगी, फिर बी से कोई सी में चला गया तो उसकी सरकार बनेगी, फिर इससे। तो ऐसे में क्या होगा कि सरकार जो है स्थायी रूप से नहीं चल पाएगी, संचालित नहीं हो पाएगी। तो इसमें देश जो है तरक्की नहीं कर पाएगा, देश का विकास नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हम इसी में उलझे रहेंगे कि सरकार किसका बनेगा, अभी इसका बना फिर उसका, तो ऐसा चलता रहेगा। तो इसे स्थायी बनाने के लिए क्या करना पड़ा? तो इसके लिए एक कानून लाना पड़ा। कानून क्या लाना पड़ा? कानून लाना पड़ा दल विरोध कानून। दल बदल जो है कानून लाना पड़ा, दल बदल कानून नाम ही पड़ा इसका, दल बदल कानून। चलिए, तो दल बदल क्या है, इससे क्या घाटा हो सकती है, क्या फायदा है, समझ गए हम। दल बदल कानून किस लिए लाना पड़ा? तो उद्देश्य इसका यही रहा कि राजनीतिक स्थिति जो है स्थिरता रहे, राजनीतिक स्थिरता रहे, यहाँ पे स्थिरता, राजनीतिक स्थिरता लाना, राजनीति में जो है स्थिरता लाना, ये मेन उद्देश्य यही रहा। मेन उद्देश्य यह रहा राजनीतिक में स्थिरता लाना। फिर दल बदल करने पर ही दंडित करना। क्या करेगा ये? तो अगर आप दल बदल करते हो, इस दल से उस दल में जाते हो, तो आपको जो है दंड दिया जाएगा। दंड क्या दिया जाएगा? तो कुछ समय के लिए आपकी जो है सदस्यता, आप जिस पद पे हो उसको रद्द किया जाएगा। 1985 में 10वीं अनुसूची में से जोड़ा गया, 1985 में से 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन द्वारा इसे लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? तो 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में लाया गया था।
और 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। चलिए आगे देखते हैं। तो फिर अब आगे मुद्दा आया कांग्रेस विभाजन का। ये वो वाला कांग्रेस विभाजन नहीं, 1905 वाला जो कांग्रेस विभाजन है वो नहीं, ये वो वाला विभाजन नहीं। ये आजादी से पहले जो कांग्रेस का विभाजन हुआ वो वाला विभाजन नहीं है। ये विभाजन है कांग्रेस की जब सरकार बनी थी, कांग्रेस में आपस में मतभेद हुआ और कांग्रेस के नेता ने आपस में ही अलग हो गए। कांग्रेस के नेता आपस में ही अलग हो गए, एक दूसरे से नहीं बनी तो एक दूसरे के विरुद्ध होने लगे। अगर रियल मायने में देखा जाए तो इंदिरा गांधी को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बहुत सारी चुनौती और बहुत बड़ी चुनौती। आप दुनिया से तो लड़ सकते हो, आप अपने से नहीं लड़ सकते हो। अपने व्यक्ति दुनिया से तो लड़ सकते हो, आप अपने व्यक्ति से नहीं लड़ सकते, आप अपने से नहीं लड़ सकते हो। और इसी कारण जब महाभारत हुआ तो उस समय अर्जुन भी क्या कर रहे थे, तो युद्ध में पीछे हट रहे थे, कह रहे थे कि हम अपने से कैसे लड़े, कि हमारे गुरु है, हमारे भाई है, पिता समान है, ये सब है, कैसे लड़े। तो इंदिरा गांधी को भी इसका सामना करना पड़ा। उनको विरोधियों से, विपक्षों से कोई लेना देना नहीं था। उनको उतना ज्यादा चुनौतियों का सामना विपक्षों से नहीं करना पड़ा जितना असल चुनौती इनको अपनी ही पार्टी के लोगों से थी। जिस पार्टी की सरकार उन्होंने बनाई थी कांग्रेस से, तो कांग्रेस के ही नेता से उन्हें दिक्कत थी। कांग्रेस के नेता से उन्हें नहीं दिक्कत थी, कांग्रेस के नेता को उनसे दिक्कत थी। असल में यह है कि कांग्रेस के जो नेता थे वो सोचे ये थे कि भाई साहब हम इसको प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं, जो कहेंगे वो यही करेगी, हमारी बातों को मानेगी, हमारे आज्ञा अनुसार कार्य करेगी। लेकिन ये तो अपने सिद्धांत पे काम कर रही है, हमारी एक भी नहीं सुन रही है, तो होगा क्या। तो विरोध करने लगे किसके, इंदिरा के। तो इंदिरा गांधी को असल चुनौती विपक्ष से नहीं बल्कि खुद अपनी पार्टी के भीतर से बनी। उन्हें सिंडिकेट से निपटना पड़ा। सिंडिकेट यानी कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे उनसे निपटना पड़ा। सिंडिकेट कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे, सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर शक्तिशाली और प्रभावशाली नेताओं का समूह था। सिंडिकेट के नेताओं को उम्मीद थी कि इंदिरा उनके इशारों पर काम करेगी, लेकिन इंदिरा ने अपना स्वतंत्र मुकाम बनाया। इंदिरा ने क्या किया, अपना स्वतंत्र मुकाम बनाया और अपने सिद्धांत पे काम करना शुरू कर दिया। इंदिरा गांधी ने दो चुनौतियों का सामना किया। पहला तो यही, इस सिंडिकेट के प्रभाव से मुक्त होना, और दूसरा कि कांग्रेस की जो खोई हुई जमीर है, उसको वापस लाना। कांग्रेस की खोई हुई जमीर, जो दबदबा है उसका, जो रुतबा है कांग्रेस का, उसको वापस लाना। ये दो चुनौतियों का सामना उसे करना पड़ा। पहला कि सिंडिकेट के प्रभाव से स्वतंत्र आना, और दूसरा कि कांग्रेस की खोई हुई जमीर वापस लाना। ये दो चुनौतियों का सामना करना पड़ा उन्हें। इंदिरा और सिंडिकेट के बीच क्या हुआ, तो इंदिरा और सिंडिकेट के बीच संघर्ष छिड़ा, जिसे इंदिरा गांधी ने इसे कहा कि ये जो लड़ाई है ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये विचारधाराओं की लड़ाई है। उन्हें हमारी जो है निर्णय नहीं पसंद है, हमारे जो काम करने के तरीके नहीं पसंद है, तो हमारा विरोध कर सकते हैं। तो इसलिए विचारधाराओं की लड़ाई है, व्यक्तिगत तौर पे ये लड़ाई नहीं है। इंदिरा गांधी ने ये कहकर इस जो संघर्ष है इसको संबोधन किया कि इंदिरा ने कहा कि ये सत्ता की लड़ाई नहीं है बल्कि ये विचारधाराओं की लड़ाई है। विचारधाराओं की लड़ाई है। सरकार को वामपंथी रंग जो है देना शुरू कर दिया। इंदिरा ने क्या कर दिया, वामपंथी रंग देना शुरू कर दिया, यानी उसने उग्रवादी चरण को भी अपनाने लगी। 1967 में 10 सूत्री कार्यक्रम लाई। क्या लाई, तो 10 सूत्री कार्यक्रम। जब इलेक्शन लड़ा जाता है तो आप क्या करोगे आप क्या क्या, इसकी एक लिस्ट आपको जारी करनी पड़ती है ताकि आप पे जनता विश्वास कर सके कि आप जनता के लिए क्या करोगे।
तो इसके लिए इन्होंने 10 सूत्री कार्यक्रम लाया, जिसमें भूमि सुधार, खाद्यान्न का जो है सरकारी वितरण आदि जो है इसमें शामिल थे। और इसको लेकर सिंडिकेट जो है सहमत नहीं थे। ये जो विजन था इसको लेकर सिंडिकेट सहमत नहीं थे। सिंडिकेट क्या है बताए हम आपको कि कांग्रेस के अंदर जो प्रभावशाली नेता है, जो शक्तिशाली नेता है, वही उन्हीं का समूह को सिंडिकेट कहा गया। पार्टी अध्यक्ष के कमराज, के कमराज स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के नेता रहे, मद्रास के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मद्रास प्रांत में शिक्षा का प्रसार करने और स्कूली बच्चों को दोपहर का भोजन देने का योजना लागू करने के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना लाइन कि दोपहर की भोजन देने का योजना शुरू किसने किया, तो के कमराज। ऑब्जेक्टिव यहां से डायरेक्ट आ सकती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट यहां से आ सकते हैं कि दोपहर का भोजन देने की योजना किसने लागू किया, तो पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष के कमराज ने। 1963 में उन्होंने क्या किया, तो प्रस्ताव रखा कि सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, बुजुर्ग नेता हैं, आप बूढ़े हो चुके हो, क्या करोगे आप, निकलो कांग्रेस से, निकलो निकलो, झूठों के आके टाइम पास कर रहे हो। तो इन्होंने कहा कि कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उन्हें कांग्रेस से इस्तीफा दे देनी चाहिए, ताकि अपेक्षाकृत युवा वहां पे आ सके, युवा नेता कांग्रेस में आ सके। यह प्रस्ताव कमराज योजना के नाम से मशहूर हुआ और इसे कमराज योजना कहा गया। तो आपसे कमराज योजना सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, कमराज योजना 2 मार्क्स में पूछा जाएगा आपसे, 2 मार्क्स में ज्यादा पूछा जाएगा। तो आपको लिखना यही, ये जो योजना है किसके द्वारा दिया गया, तो कमराज द्वारा। इसमें कहा यही गा कि कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता है उसको निकाला जाए, और उनको निकालने के लिए एक योजना बनाया गया ताकि युवा नेताओं को कांग्रेस में लाया जा सके। चलिए, आयाराम गयाराम की चर्चा जो है हम कर चुके हैं। अब सामने आया, जब ये तो चौथा आम चुनाव हो गया, उसी समय 2 साल बाद एक चुनौती आई। चुनौती क्या रही, राष्ट्रपति के चुनाव का मुद्दा। राष्ट्रपति के चुनाव का मुद्दा, तत्कालीन राष्ट्रपति उस समय जाकिर हुसैन थे, उनकी मृत्यु हो गई। जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई तो राष्ट्रपति पद जो है खाली हो गया। राष्ट्रपति पद खाली हो गया तो अब राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुआ तो सिंडिकेट जो है, सिंडिकेट वही कांग्रेस के जो बड़े बड़े जो नेता है उसके समूह, उन्होंने तत्कालीन लोकसभा जो अध्यक्ष है, लोकसभा अध्यक्ष एम संजीव रेड्डी, ये जो एम संजीव रेड्डी है तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष थे। अभी जो लोकसभा अध्यक्ष कौन है, अभी लोकसभा अध्यक्ष कौन है, कमेंट में आपको बताना। ये जो है सामान्य जानकारी जो है आपको रहनी चाहिए। तो उस समय लोकसभा अध्यक्ष एम संजीव रेड्डी थे। संजीव रेड्डी को खड़ा किया गया राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा किया गया ये सिंडिकेट के द्वारा। लेकिन इंदिरा चाहती थी किसको बनाया जाए राष्ट्रपति, तो चाहती थी कि बीबी गिरी को बनाया जाए। किसे बनाया जाए, बीबी गिरी को, जो कि तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे, जो उस समय उपराष्ट्रपति के पद पर मौजूद थे, उपराष्ट्रपति के पद पर मौजूद थे और वो स्वतंत्र उम्मीदवार थे, यानी किसी भी राजनीतिक पद पर वो नहीं थे, सिर्फ एक उपराष्ट्रपति की, ये किसी भी राजनीतिक पद पे
मौजूद नहीं थे। जैसे कि अगर बात करें हम एम संजीव रेड्डी की, तो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं लोकसभा अध्यक्ष के, वो लोकसभा अध्यक्ष है, कांग्रेस से जुड़े हुए वो लोकसभा अध्यक्ष है। लेकिन बीबी गिरी नहीं है, वो किसी भी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, वो एक उपराष्ट्रपति के पद पे बने हुए हैं। तो इंदिरा चाहती थी कि ये स्वतंत्र उम्मीदवार है तो इनको राष्ट्रपति बनाया जाए, लेकिन सिंडिकेट चाहते थे कि एम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति बनाया जाए। तो इसको लेकर दोनों में जो है मतभेद हुआ, दोनों में मतभेद हुआ। इंदिरा ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और भूतपूर्व राजा राम मनोहर और भूतपूर्व जो राजा महाराजा को जो प्राप्त विशेषाधिकार था उसको समाप्त कर दिया। पहले तो क्या किया इंदिरा ने, तो इंदिरा गांधी ने पहले किया कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। बैंक थे और अपनी मनमानी से काम कर रहे थे, किसको लोन देना है, किसको जो है कर्ज देना है नहीं देना है, किसको खाता खुलाना है नहीं खुलाना है, सब अपनी मर्जी से जैसे मन वैसे कर रहा था। बैंक अपनी मर्जी जो है चला रही थी। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया कि अब आपको कोई भी निर्णय लेना होगा तो हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए, हमें उसकी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। और क्या क्या, तो पहले जो राजा महाराजाओं को जो विशेष अधिकार प्राप्त थी उसको समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। उस वक्त उप प्रधानमंत्री पद पर और वित्त मंत्री पद पर कौन थे, तो मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई उस समय 2 पद पर बने थे, एक डिप्टी पीएम और दूसरा वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री बने थे। 2 मुद्दों पर इंदिरा से मतभेद हुआ, दोनों मुद्दों पर क्या हुआ, तो इंदिरा से मतभेद हो गया। किसके लिए, तो मोरारजी देसाई से इंदिरा के बीच जो है मोरारजी देसाई और इंदिरा के बीच मतभेद हुआ। तो मोरारजी देसाई ने क्या किया, सरकार को छोड़ दिया, सरकार छोड़ी। तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष जो है निजलिंगप्पा ने क्या किया, तो इन्होंने व्हिप जारी किया, व्हिप जारी किया, एक अपना जो है आदेश जारी किया और कहा कि कांग्रेस के जितने भी सांसद है, विधायक है, वो सब किसको देंगे, जितने भी कांग्रेस के सांसद विधायक है उम्मीदवार है, सभी किसको वोट देंगे उपराष्ट्रपति के लिए, तो सब संजीव रेड्डी को वोट देंगे, सब संजीव रेड्डी को वोट देंगे। जबकि इंदिरा गांधी ने कहा कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए, आपको जो लग रहा है जिसको हमें मतदान करना चाहिए उसको आप वोट दीजिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, ये अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष यानी कहने का अर्थ हुआ कि इसका चुनाव जनता नहीं करती, जनता नहीं करती है, जो सांसद विधायक चुनकर गए हैं वही उन्हें चुनते हैं, वही चुनते हैं। तो यहाँ पे जो कांग्रेस अध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि जितने भी कांग्रेस के विधायक है, सांसद है, ये सब किसको वोट देंगे, एम संजीव रेड्डी को, संजीव रेड्डी को वोट देंगे। और जबकि इंदिरा ने कहा कि आपको जो लग रहा है, आपको जिसको लग रहा है वोट देना है उसको दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए और जिसको लग रहा है उसको वोट दीजिए। तो इस बात से प्रभावित होकर सभी ने किसको वोट दिया, बीबी गिरी को, और बीबी गिरी विजयी हुए। परिणाम स्वरूप हुआ क्या, तो कांग्रेस अध्यक्ष इंदिरा गांधी को अपनी पार्टी से निकाल दिया, अपनी पार्टी से निकाल दिया, तो कांग्रेस से निकाल दिया, तो इंदिरा गांधी ने एक नई पार्टी का निर्माण किया जो नाम उसका कांग्रेस ही रहेगा। तो हुआ क्या, तो एक पुरानी कांग्रेस और एक नई कांग्रेस बनी। तो इस प्रकार से कांग्रेस का विभाजन हुआ। तो कांग्रेस का 2 विभाजन हुआ, एक पुरानी कांग्रेस, नई कांग्रेस। पुरानी कांग्रेस जो पहले जो सिंडिकेट थे उनके द्वारा, और नई कांग्रेस इंदिरा गांधी के द्वारा। 1971 का चुनाव और कांग्रेस का पुनर्स्थापना। अब हम बात करेंगे 1971 के चुनाव और कांग्रेस की पुनर्स्थापना की। 1971 का चुनाव और कांग्रेस की पुनर्स्थापना की हम बात करेंगे। चलिए,
1971 का चुनाव जो हुआ उसमें क्या हुआ पता है आपको? जीतेगी कौन? तो इंदिरा गांधी। नई कांग्रेस के पास मुकाबला उस समय किसके साथ हुआ? तो मुकाबला हुआ पुराने कांग्रेस और नई कांग्रेस, दोनों के बीच मुकाबला हुआ। दोनों के बीच मुकाबला हुआ तो नई कांग्रेस जो कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व से चल रही थी, तो नई कांग्रेस के पास एक एजेंडा और कार्यक्रम था। जब आप चुनाव लड़ते हो तो आपके पास एक विजन होना चाहिए कि आप करोगे क्या, क्या करोगे। जनता आपसे सवाल करेगी कि अगर आप जीत जाते हो तो आप पहले ही सोच चुके होंगे कि आपको करना क्या है, उसकी एक लिस्ट जारी करनी होती है। तो इनके पास वो लिस्ट थी, एजेंडा थी, कार्यक्रम कैसे करना है, क्या करना है, सब इसके पास थी, नई कांग्रेस के पास। जबकि पुराने कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं था। डायरेक्ट चुनाव में खड़ा हो गया और एक ही नारा दे रहा है, इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ, और देश बचाओ का नारा दे रहे हैं, दे रहे इंदिरा हटाओ देश बचाओ नारा दे रहे। तो इंदिरा ने कहा कि विपक्ष का एक ही कार्यक्रम, विपक्ष के पास ना तो कोई एजेंडा है और ना ही कोई कार्यक्रम है, उसका एक ही कार्यक्रम है। क्या है? तो उसका कार्यक्रम है इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ, इंदिरा को हटाना है सिर्फ वही। उसके बाद जीतेगी तो क्या करेगी कोई पता नहीं, सिर्फ एक ही जीतेगी तो यही करेगी, सिर्फ इंदिरा हटाओ। और इंदिरा का नारा क्या रहा? इंदिरा का नारा गरीबी हटाओ। तो अब बताओ लोग किससे प्रभावित होंगे, इंदिरा के जो है नारे से या फिर जो पुराने कांग्रेस है उसके नारे से? तो इंदिरा के नारे से प्रभावित होंगे, स्वाभाविक सी बात है। क्यों? क्योंकि ये बात करे गरीबी हटाओ की। तो पुरानी कांग्रेस, गैर कांग्रेस पार्टी और गैर साम्यवादी जो पार्टी है, इन्होंने मिलकर एक गठबंधन बनाया जिसे ग्रैंड अलायंस नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? तो ग्रैंड अलायंस नाम दिया गया। कोई एजेंडा इनके पास और कोई कार्यक्रम नहीं था। परिणाम क्या होगा? परिणाम यही होगा, नई कांग्रेस जो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में थी वही जीतेगा। तो गठबंधन को लोकसभा की, ये जो गठबंधन था, पुरानी कांग्रेस, साम्यवादी पार्टी, ये सब मिलकर जो अलायंस जो बनाए थे, ग्रैंड अलायंस, उनको 375 सीट और 48.4% वोट उनको मिला। 375 और 48.4% सीट मिला उनको अकेले। और जबकि अकेले इंदिरा गांधी को अकेले 352 सीट मिले, 352 सीट और 44% वोट मिला। इंदिरा गांधी विजयी हुई और 1972 के विधानसभा में भी विजयी हुई। लोकसभा में 1971 में और 1972 में विधानसभा में भी उनकी विजय हुई। चलिए यहाँ पे कुछ नेताओं की जीवनी जो है, जीवनी नहीं कर सकते, थोड़ी बहुत जानकारी उनके बारे में दिया गया। जीवनी यानी पूरी उनके जीवन को खंगाल कर रखा जाता है, तो यहाँ पे पूरा उनका जीवन को खंगाला नहीं गया है, सिर्फ कुछ जानकारी जो है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। इसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो आज के इस चैप्टर में हमने क्या देखा? आज के इस चैप्टर में हमने क्या देखा? तो हमने पहले देखा कि उत्तराधिकार की चुनौती, कि नेहरू के बाद पहले तो हमने देखा कि उत्तराधिकार की चुनौती, उत्तराधिकार की चुनौती, फिर नेहरू के बाद शास्त्री, फिर शास्त्री के बाद इंदिरा, ये देखा। फिर हमने देखा, चौथा बात ये किया कि 1967 का आम चुनाव, 1967 का आम चुनाव। फिर हमने आगे बात किया कि 1969 में जो राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुआ था, 1969 में जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था उसको लेकर हमने चर्चा किया।
राष्ट्रपति के चुनाव, फिर कांग्रेस का विभाजन, परिणाम क्या हुआ? सातवां लास्ट क्या है? तो परिणाम, इन सब का परिणाम। पूरा जो हम चैप्टर पढ़े, पूरी जो प्रक्रिया हुई, इस प्रक्रिया का परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि कांग्रेस का जो दबदबा है, कांग्रेस का जो प्रभुत्व है, स्थापित हुआ, पुनः स्थापित हुआ। कांग्रेस का स्थापना पुनः हो गया, पुनः जो है कांग्रेस की स्थापना हुई, कांग्रेस का जो भौकाल रहा वो दोबारा लौट आया। क्या यही तो परिणाम रहा? चलो, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। और समय बहुत कम है, तो इसलिए तैयारी जो है बेहतरीन तरीके से करिए। और इसके लिए आपको करना क्या है? कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपेक्स इंग्लिश क्लासेस का जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पे आपको सारे सब्जेक्ट की जो है तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है, तो उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और प्लस में यूट्यूब पे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप वहाँ पे जो प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ पे सारे वीडियो जो है अवेलेबल है, आप वहाँ पे रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं रिवीजन। तो ये जो वन शॉट रिवीजन है आपका सीरीज चल रहा है, वन शॉट रिवीजन, कि एक चैप्टर का रिवीजन एक क्लास। तो आपके एग्जाम के लिए लाभदायक है, तो इसलिए जरूर जुड़िए इससे। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करो, लाइक सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो ना करो, लेकिन कमेंट जरूर करो। इससे क्या होता है? इससे होता है यही कि वीडियो को जो है, जो कंटेंट है उसे इम्प्रूव किया जाता है, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाया जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप कमेंट करो। कमेंट क्या करोगे? तो कोई दिक्कत है तो कमेंट करो, दिक्कत नहीं है तो वीडियो कैसा लगा वही कमेंट कर दो, कि अच्छा लगा या कैसा लगा।